मेरी शादी एक जमींदार घराने में हुई थी। जब मैंने अपने शौहर को देखा तो मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि वो न सिर्फ हसीन थे बल्कि रोब-दाब वाले भी थे और खूबसूरत शख्सियत के मालिक थे। इन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। वो मुझे देखते ही चले गए। फिर वो सामने मौजूद कुर्सी पर बैठ गए और मेरी आंखों में देखकर बोले, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। मैंने जवाब दिया, मैं आपसे बेपनाह चाहती हूँ, क्योंकि शादी से पहले ही आपका बड़ा नाम सुन रखा था। मेरी खुशकिस्मती है कि आपसे मेरी शादी हो गई। ये सुनकर मोहसिन मुझे गैर यकीनी से देखने लगे। अच्छा, क्या तुम मुझे शादी से पहले जानती थी? जी हाँ, थोड़ा बहुत नाम सुन रखा था। अच्छा ये बताओ, ये कहकर वो अजीब पुरस्कार से अंदाज में आगे बढ़े, अगर मैं तुम्हारी जान मांग लूँ तो क्या तुम अपनी जान मुझे दे दोगी? उनकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर परेशानी के आसार फैल गए। तभी उनका एक फलक शुगाफ के कहा कमरे में गूंजा, अंतजान, मुझे तुम्हारी जान का कुछ नहीं करना, बस तुमसे एक चीज मांगूंगा। अगर दे सको तो मुझे बता देना, नहीं तो मैं ये मुल्क छोड़कर परदेश में चला जाऊंगा। और फिर तुम तो जानती हो ऐसी औरतों के नसीब कैसे होते हैं। आप बताइए, मेरे बस में क्या है जो मैं आपके लिए कर सकती हूँ? मेरी बात पर वो मेरे करीब आकर बैठ गए। इन्होंने सिगरेट सुलगाया, धुआं मेरे चेहरे पर छोड़ते हुए बोले, जानती हो मैं तुम्हें औलाद की खुशी जिंदगी भर नहीं दे सकूंगा। मैं ये सुनकर हैरान भी हुई थी और परेशान भी, क्योंकि मैं उन्हें बहुत पसंद करती थी और जानती थी कि जब तक औरत इस हवेली का वारिस न दे तब तक लोग उसकी जान नहीं छोड़ते, और लोगों की नज़र में औरत ही कसूरवार होती है। मर्द बांझ है इस बात पर कोई यकीन नहीं करता। मुझे सोचता देखकर इन्होंने सिगरेट जमीन पर फेंकी और गुस्से से मेरी तरफ देखकर बोले, मैं जानता था तुम औरतों का ज़र्फ इतना ही होता है। ये तो हम मर्द हैं जो औरत की हर कमी और हर खामी के बावजूद भी उसे अपना लेते हैं। ये सुनकर मेरे दिल को एहसास जुर्म हुआ, मगर मैं बोली नहीं। फिर जब वो कमरे से बाहर जाने लगे तो मुझे तंबीह की, आखिरी बार सोच लो, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, तुम्हारी मिन्नतें करने के मैं कायल नहीं हूँ। अगर तुम मेरी जिंदगी भर साथ देने के लिए तैयार हो तो फिर ठीक है, नहीं तो मैं परदेश चला जाऊंगा। उनके जाने के बाद मैं सोचने लगी कि औलाद ना देने का क्या मतलब है। इन दिनों तो मुझे ज्यादातर ताल्लुकात का भी मालूम नहीं था। जैसा कि आजकल के लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तब ऐसा कोई मजाक नहीं हुआ करता था। सो मैं बस सोचती रह गई। मैंने सोचा कि अगर मेरा शौहर मुझसे कोई कुर्बानी मांग रहा है तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए। अगर कल को उनका दिल मुझसे खराब हो गया तो दूसरी बीवी कर लेंगे। अगली सुबह जब वो मेरे कमरे में दाखिल हुए तो मेरे पाँव पकड़ लिए। मान जाओ सादिया, मैं तुम्हारे बगैर बहुत अधूरा हूँ। तुमसे मोहब्बत तो बहुत करता हूँ, मगर तुम्हें छोड़ भी नहीं सकता। वैसे तुम तो इतनी खूबसूरत हो। मैं तुमसे बस एक ही दरख्वास्त करना चाहता हूँ। अगर सब घर वालों को पता चल गया कि मैं नामर्द हूँ, या उनको ये लगा कि तुम मुझ पर ये इल्ज़ाम लगा रही हो, तो वो तुम्हें तलाक दिलवा देंगे, मेरी शादी किसी दूसरी औरत से करवा देंगे। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, लेकिन तुम तो जानती हो ऐसी बातें कोई भी शख्स बर्दाश्त नहीं करता कि वो औलाद पैदा करने की सलाहियत से महरूम है। मेरे घर वालों को भी ये बात पता चलेगी तो उन्हें अपनी तौहीन महसूस होगी। सो बेहतर तो यही है कि तुम इस बात को तस्लीम कर लो कि तुम बांझ हो, ताकि मुझे सब लोग दूसरी शादी का मशवरा दें, मगर वो तो मेरे हाथ में है, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। मोहसिन की बात मेरी समझ में आ गई थी। मैंने कहा, ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। मेरी बात सुनकर वो मेरे कदमों में बैठ गए। अब हुई ना प्यारी बीवियों वाली बात। तुम जानती हो तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं तुम्हें बचपन से ही चाहता हूँ, बस कारोबारी मसरूफियात में कभी इजहार करने का मौका नहीं मिला। उनकी ये बात सुनकर मैं बहुत शर्मा गई थी। तब शौहर ने मेरे सामने एक दूध का गिलास रखा और बोले, इसे पी जाओ, तुम्हें नींद बहुत अच्छी आएगी। और हाँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम कपड़े बदल कर सो जाओ। उनकी बात सुनकर मुझे हैरानगी भी हुई थी। कोई शौहर अपनी बीवी को शादी के दिन ही अकेला कैसे छोड़ सकता था। पर जैसे ही मैंने कपड़े तब्दील करने के बाद दूध पिया तो मुझे गहरी नींद आ गई। उसके बाद मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ। सुबह मेरी आंख खुली तो मैं दूसरे घर में आ चुकी थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी शादी हो चुकी है। तभी मेरा शौहर कमरे में दाखिल हुआ। इनके चेहरे पर गुस्सा था। मेरी सास भी बहुत परेशान लग रही थी। अरे उठो भाई, मैं तुम्हें कब से जगा रहा हूँ, तुम्हें मेरा कोई ख्याल है कि नहीं? शौहर की बात सुनकर मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। नींद अभी भी मेरी आंखों पर सवार थी। मेरी सास ने मुझे तासुब भरी निगाहों से देखा और बोली, बेटी मैं तो समझती थी तुम सब सवेरे उठती हो, मगर ये तो सुबह के 10 बज गए हैं। तुम्हें कुछ होश है कि तुम अब ससुराल में आ गई हो? आइंदा से जल्दी उठना, वरना तुम्हारे शौहर पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा। देखो ना, कब से नाश्ते के लिए घूम फिर रहा है। मैं हैरान थी कि आखिर एक ही दिन में मेरी सास मुझसे ये क्यों चाहती हैं कि मैं अपने शौहर को नाश्ता भी बना कर दूँ। मैंने देखा सास के तेवर बिगड़े हुए थे, जबकि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, मुझसे हमेशा बहुत अच्छे से पेश आती थी। खैर मैं खामोश हो गई थी। मैंने उस दिन अपने मैके जाना था। मैंने अपने शौहर से बात की कि मैं अपने मैके जाना चाहती हूँ, मगर वो कहने लगा कि तुम्हें मैके जाने की ज़रूरत नहीं है। तुमने अगर किसी से बातचीत ही करनी है तो मैं तुम्हें हमारी पड़ोसन के पास लेकर जाता हूँ। वो बहुत ही अच्छी है, नेक दिल है और खुश इखलाक है। तुम उससे बात करोगी तो सब कुछ भूल जाओगी। अपने शौहर मोहसिन की बात सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा था, मगर वो जिद करने लगे कि मैं तुम्हें उसी पड़ोसन के पास ही लेकर जाऊँगा।
तुम यकीन जानो वो मेरी बहनों की भी सहेली है और बहुत अच्छी औरत है। मिनटों में तुम कपड़े पहनने लगी, तैयार होने लगी तो वो बोला, अरे इसे रख दो, तुम सादा से कपड़े पहन लो, और हाँ उसे तोहफा भी तो देना ही होगा कोई ना कोई। शाह ने ये बात कहकर मुझे और ही परेशान कर दिया। हम लोग गली के नुक्कड़ पर वाकई घर में दाखिल हुए थे। उस औरत ने ही दरवाजा खोला। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारा पहले से इंतजार कर रही हो। मुझे गले से लगाकर कहने लगी, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, तुम बहुत खूबसूरत हो। ये कहकर वो मुझे देखने लगी। मेरे शौहर ने मुझे दिलासा दिया और बोले, चलो अब तुम इसके साथ रहो, और हाँ मैं शाम तक वापस आऊँगा, तब तक तुम दोनों खूब बातें कर लो, फिर मैं रात को तुम्हें घर ले चलूँगा। मैं मान गई, मगर उस पड़ोसन से मुझे वहशत सी हो रही थी। आज तक मैंने किसी से इतनी बातचीत नहीं की थी, तो मैं उस औरत से भी बात करने में अच्छा महसूस नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे यही समझ ना आ रहा था कि मैं उससे बात क्या करूँ और क्या कहूँ। वो खुद ही बातें करने लगी, कभी मेरे चेहरे पर हाथ लगाती तो कभी बाजों को टटोल कर देखती निगाहें मेरे सरापे पर गाड़ते हुए पूछा था, हाँ मेरी शादी कम उम्री में हो गई, बहुत अच्छा किया तुम्हारे माँ बाप ने, लेकिन तुम्हारे लिए ये सब ठीक नहीं है। क्या मतलब ठीक नहीं है? मैंने परेशानी से पूछा। मेरा मतलब तुम अभी बच्चा वगैरह मत पैदा करना, तुम इतनी खूबसूरत हो, नौजवान हो, कम उम्र हो, अगर अभी से बच्चा पैदा कर लिया तो तुम्हारा हुलिया ही बिगड़ जाएगा, तुम 10 बच्चों की माँ लगोगी। इसलिए मैं तो तुम्हें यही मशवरा दूंगी कि तुम अपनी खूबसूरती को घाव मत लगाना, और शादी के कम से कम 4 साल तक औलाद का सोचना भी मत। उसकी बात सुनकर मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि मैं तो जिंदगी भर माँ नहीं बन सकती। फिर इन सवालों की आखिर क्या तुक बनती है? उसकी बातों से मुझे शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी। फिर मैंने उसे वो तोहफा पेश किया जो मेरे शौहर ने उसे देने को कहा था। जेवरात को देखकर उसकी आंखों में चमक सी आ गई। तुम्हारी वालिदा भी, मतलब तुम्हारी सास भी बहुत अच्छी हैं। इन्होंने भी मुझे कैसा ही सेट दिया था। आज तुमने दोबारा ये तोहफा देकर साबित कर दिया है कि तुम नवाब खानदान की बहू हो। उसकी बात पर मैं फूले न समाई। हाँ, मैंने अपने बारे में सोचा नहीं था कि मैं कभी किसी को इतना कीमती तोहफा दे पाऊंगी, मगर ये सब मेरे शौहर ने किया है। मेरी बात पर वो कहकहा लगाकर हंस पड़ी। हाँ, कह तो तुम सही रही हो, तुम्हारा शौहर वाकई दिल का बहुत खुला है। मुझे तो वो अपनी बहन मानता है, उसने मेरे बहुत सारे काम किए हैं। खुदा तुम दोनों की जोड़ी को सलामत रखे, तुम दोनों खुश रहो। वो ये बातें कर ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाज़ा खोला तो मेरा शौहर अंदर आया। दोनों ही आपस में बातें करने लगे। शौहर ने बहन की तरह उसके सर पर दिलासा दिया और कहने लगा, मेरी बीवी तुम्हें कैसी लगी? आपकी बीवी तो बहुत अच्छी है मोहसिन भाई, उस लड़की ने कहा, और फिर मुस्कुराते हुए हम दोनों को घर से ही रुखसत कर दिया। मैं जब अपने घर तक पहुंचती, मोहसिन मुझसे मुख्तलिफ बातें पूछते रहे। अक्सर सवाल यही थे कि वो लड़की मुझे कैसी लगी और क्या अब मैं रोजाना वहां जाना चाहूंगी। मैंने हाँ में सर हिला दिया कि वो बहुत अच्छी है, मगर इससे पहले मैं अपने मैके जाना चाहूंगी, क्योंकि मैं अपने अम्मी अब्बू से मिलना चाहती हूँ। मोहसिन ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे वालिदैन को यहीं बुला लेता हूँ, वो लोग आएंगे तो तुम्हारी हालत देखकर खुश होंगे। तुम वैसे भी सची संवरी ही तो रहती हो हर वक्त। उनके ताने मुझे खूब महसूस होते थे, मगर मैं चुप रही। शाम तक मेरी सास खुद कहने लगी, बेटी बुरी बात है, ये हमारे यहाँ रस्म है कि दुल्हन शादी के दूसरे ही दिन अपने माँ बाप से मिलने जाती है। तुम भी आज अपने अम्मी अब्बा से जरूर मिलने जाओ, और हाँ, सोने के जेवरात लाजमी पहनकर जाना। अभी वो ये बात कर ही रही थी कि मोहसिन घर में दाखिल हुए। सोने के जेवरात? अम्मा वो तो इसने किसी को तोहफे में दे दिए हैं। अब मुझे बहुत बुरा भी लगा था। सोच लिया कि अब अपने शौहर की कोई बात नहीं मानूंगी। खैर मैं उसी रात अम्मा अब्बा के घर चली गई थी। मुझे सास ने नए जेवरात दिए, कहा कि अब इन्हें गुम मत करना। मैं अपनी सास की अजमत की मोतरफ हो गई थी। सोचा कि अब के बाद से हर बात उन्हें ही बताऊंगी, क्योंकि वो मेरा भला चाहती हैं। इन्होंने मेरा रिश्ता बड़ी चाह से मांगा था। उस दिन मैं अपने मैके में थी कि एक बूढ़ी औरत हमारे घर पर आई। वो मुझसे मुख्तलिफ बातें पूछने लगी। फिर कहने लगी, बेटी मुझे तुम्हारे शौहर के बारे में एक बात पता चली है, अगर तुम यहाँ से थोड़ा दूर चलो तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ। उसकी बात सुनकर मैं बेचैन हो गई। मैं उसके साथ घर से जा भी नहीं सकती थी, क्योंकि मोहसिन घर पर ही थे, और अम्मा ने तो मुझे कभी इन चीज़ों की इजाज़त ही नहीं दी थी कि मैं किसी और से बात करूं या अपने घर से बाहर निकलूं। खैर मैंने उस औरत से मुआज़रत कर ली, क्योंकि उसी वक्त अम्मा भी आ गई थी। अम्मा को देखते ही वो औरत उनसे मिलने लगी। माँ जी ने बताया कि कभी कभी इनका काम करने आ जाती है। वो बुरी औरत नहीं थी, यकीनन वो मशवरा भी अच्छा ही देना चाहती होगी। खैर खामोशी से मैं अपने घर वापस आ गई थी, मगर अब मेरे जहन में मुख्तलिफ बातें गूंज रही थी। घर आई तो मोहसिन बड़े खुश लग रहे थे। कहने लगे, मुझे तुम्हारी आदत बहुत अच्छी लगी है, तुम वहाँ किसी से बेतकल्लुफ होकर बात नहीं कर रही थी। आज तक मैंने ऐसी औरत अपनी जिंदगी में नहीं देखी। हमारा खानदान तो खुला माहौल रखता है, मगर मैंने कभी इतनी शरीफ बीवी के बारे में सोचा भी नहीं था। मोहसिन खुश होकर मुझे देखने लगे, फिर प्यार से बोले, अब तो मुझे कभी छोड़कर मत जाना, मैं सारी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रखूंगा और अपनी जिंदगी का एक एक राज तुमको बताऊंगा, मगर तुम वादा करो तुम ये बात किसी और को नहीं बताओगी। मैंने मोहसिन के सर पर हाथ रखकर वादा किया कि मैं उनकी किसी राज को किसी पर फाश नहीं करूंगी। बोले कि बस 1-2 दिन में मेरा सारा मंसूबा तैयार हो जाएगा तो मैं तुम्हें हकीकत से आगाह कर दूंगा। अभी बात करना कबल अज़ वक्त होगा, मैं तुमसे कोई वादा भी नहीं कर सकता।
मोहसिन जल्दी ही सो गए। मैं सुबह जागी तो मेरे दिल में उमंगों की एक नई दुनिया आबाद थी। मैंने सोचा कि आज मैं अपनी माँ जी की जी भर कर खिदमत करूंगी, मगर उठकर देखा तो अम्मा जी घर पर ही नहीं थी। सोचा कि पड़ोसन के घर ही चली जाती हूँ, जाहिर है उससे बातचीत करूंगी तो दिल बहल जाएगा, और वो शौहर की नज़र में एक अच्छी औरत थी। मैं जैसे ही गली में निकली मुझे डर भी लगने लगा, दिल चाहा वापस आ जाऊँ, फिर सोचा कि घर में अकेली हूँ, क्या करूंगी। खैर जैसे ही पड़ोसन के घर पर पहुंची, दरवाज़ा बजाया, उसने फौरन दरवाज़ा खोल दिया। उसकी सांसें फूली हुई थी, वो बहुत घबराई हुई थी। मैंने कहा, क्या हुआ है? मैं तो आपसे बातचीत करने आई हूँ, घर में अकेली थी, मोहसिन भी घर पर नहीं थे, सो आपके पास आ गई। मोहसिन का नाम सुनते ही वो भड़क उठी। नाम मत लो उस खबीस का, मैं उसकी जान ले लूंगी। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने हैरत से पूछा। आखिर मेरे शौहर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम उसे बददुआएं देती हो? मेरी बात पर वो और चीख कर रोने लगी। अरे मैं तुझे भी पाक दामन नहीं छोड़ूंगी, वो खुद को समझता क्या है। तू आ मेरे साथ चल, आज मैं तेरी ऐसी दुर्गत बनाऊंगी कि तूने जिंदगी में कभी सोचा नहीं होगा कि कोई औरत भी तेरा ऐसा हशर कर सकती है। मैं उसकी बात सुनकर घबरा गई। मुझे छोड़ो। उसने मेरा बाजू पकड़ा तो मैंने गुस्से से कहा था, छोड़ो क्यों? आज तू अपने किए की सजा हासिल करके ही जाएगी। मैंने किया क्या है? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? मैं रोते हुए बोली थी। इतने में वो मुझे घसीट कर एक कमरे में ले गई और वहाँ बंद कर दिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो औरत लहीम शहीम थी, उसका हजम भी काफी था। मुझे लगता था जैसे मैंने उसके घर आकर गलती कर दी हो। मेरे पास शौहर से राब्ते का भी कोई जरिया नहीं था। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि कमरे का दरवाजा खुला। वहाँ से एक आदमी बरामद हुआ जिसके चेहरे पर खबासत थी और वो बहुत अजीब सा लग रहा था। उसे देखकर मैं खौफ से थर थर कांपने लगी। कौन हो तुम? मैंने रोते हुए पूछा था। कौन हूँ मैं? तुम्हारी मालकिन का दोस्त। वो हंसते हुए बोला था, मेरी तो कोई मालकिन नहीं है। अच्छा तो क्या पूछा था? नहीं जी, मैं तो इनकी सहेली हूँ, शरीफ घराने से ताल्लुक रखती हूँ, इनसे मिलने आई थी तो इन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया। ये तो क्या कह रही है? वो आदमी गुस्से से मुझे देखने लगा। सच बोल रही है या झूठ कहती है? मैं सच बोल रही हूँ, मैं तो मलिक मोहसिन की बीवी हूँ, वो इस इलाके के नवाब हैं। अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मेरा शौहर तुम्हें जिंदा गाड़ देगा। मेरी बात सुनकर वो डर गया। इस कमीने ने मुझे बताया क्यों नहीं कि तू नवाब मोहसिन मलिक की बीवी है? मुझे माफ कर देना बहन, मुझे पता नहीं था, मैं चलता हूँ। ये कहकर वो चीखता चिल्लाता मेरे कमरे से निकला और गुस्से में उस कमरे में जाने लगा जहाँ वो शैतान औरत बैठी थी। मैं मौके का फायदा उठाते हुए दरवाजा खोलकर मरकजी दरवाजे की तरफ भागी थी। मुझे वो औरत आवाजें देती रह गई, मगर मैंने कुछ कहा नहीं, सीधा अपने घर पहुंची। मुझसे 1 साल से निकाह कर बैठा है, कहा था कि मैं अपनी बीवी को पसंद नहीं करता, उसको तो मैं झूठ बोल दूंगा, मगर वो तुम्हारे साथ भी चक्कर चलाता रहा और मुझे भी धोखा देता रहा। इस शख्स को तो शर से डूब मरना चाहिए। ये कहकर वो औरत चिल्लाने लगी। मेरी सास भी बाहर आ गई। मैं हैरान थी कि मेरा शौहर तो कहता था कि वो औलाद पैदा करने की सलाहियत से महरूम है, जबकि ये औरत कुछ और ही कह रही थी। इसके पास मेडिकल रिपोर्ट भी थी जो इसने मेरी सास को दिखाई। कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ, मगर अभी तक आपके बेटे ने मुझे अपना नाम नहीं दिया। इसने मुझसे निकाह किया था, कहा था कि तुम बहुत खूबसूरत हो। मेरा ताल्लुक किसी अच्छे खानदान से नहीं है और ये बात ये जानता था। इसके बावजूद इसने मुझसे निकाह किया, मुझसे मेरा कारोबार छुड़वाया। अब मैं इसके बच्चे की माँ बन रही हूँ तो ये मुझसे भाग रहा है। औरत रोते हुए मेरी सास को बता रही थी, जबकि हम सब हैरत ज़दा खड़े थे। शाह ने भी सर शर्म से झुका लिया था। मुझसे कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, अब तुमसे मोहब्बत हो गई है तो उसको छोड़ दिया, वो सही औरत नहीं है। मुझे ये बात सुनकर बड़ा दुख हुआ था। मर्द कैसे एक औरत के साथ वक्त गुजारने के बाद उसे जान जाते हैं तो फिर उसे बदकिरदार कहने लग जाते हैं। मेरा दिल चाह रहा था कि अपने शौहर से खफा हो जाऊं, मगर मैं उनसे खफा भी नहीं हो सकती थी। मुश्किल से हमारे ताल्लुकात ठीक हुए थे, अब वो फिर से खराब हो जाते तो मेरी जिंदगी अज़ाब बन जाती। मैं चुप हो गई। मैं अपने शौहर को मजबूरन माफ़ कर चुकी थी। मेरी सास ने उस औरत से पैसे देकर जान छुड़ाई और वो बच्चा जो उसने दावा किया था कि मेरे शौहर का है, वो खुद ब खुद ही मुर्दा पैदा हुआ। अब अल्लाह जाने इसके पीछे क्या हिकमत थी कि बच्चा सही पैदा नहीं हुआ, वरना तो शायद नवाब खानदान का वो वारिस आज बाजारों में जलील रुसवा हो रहा होता। मेरे शौहर ने उस औरत को तलाक दे दी। कहते हैं कि महज इसलिए तलाक न दी कि तुमसे शादी हो गई थी। शादी के बाद भी उसने अपने गलत कामों से तौबा नहीं की। जब भी मैंने उसके साथ ताल्लुक तोड़ दिया था और तुमसे नफरत करता था, मगर तुमसे मोहब्बत इसलिए हो गई कि तुम्हारे में किरदार का घायल हो गया हूँ। तुम बहुत सच्ची और खरी औरत हो, मुझे तुम ही जैसी बीवी चाहिए। आंखों पर पट्टी बंधी थी। मैं आज भी सोचती हूँ कि मर्द क्या इतने बेवकूफ़ होते हैं जो उनकी आंखों पर पट्टी बंध जाती है। औरत को जब ख्वाब दिखाने होते हैं तब तो ये दुनिया की शातिर और चालाक तरीन मखलूक बन जाते हैं, मगर क्या कीजिए, माशा आज भी मर्द के गुनाह पर पर्दा डालकर उसे नादानी का नाम दे देता है।